Hey guys, it's Divyansh. Welcome back to another episode of Football Lily. और भाई फाइनली इस लॉन्ग स्टैंडिंग ऑनगोइंग सागा की हम बात करें बिटवीन लेवेंडोव्स्की, बायर्न और बार्सिलोना, ये कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ आ रहा है और लेवेंडोव्स्की का जो ड्रीम था वो पूरा हो चुका है ऑफ जॉइनिंग बार्सिलोना। क्योंकि यहाँ पर बायर्न ने एक्सपेक्टेड था, लेकिन ठीक है काफ़ी चीज़ें स्मूथ हुई। जिस तरीके से लड़ाई चल रही थी ना कि समझ में आ रहा था कि यार ये जो एक्सेप्ट भी करेंगे ना तब भी लड़ाई करके करेंगे, लेकिन ठीक है इन्होंने जो एक्सेप्ट था, जो बिट था वो काफ़ी स्मूथ में करा। और यहाँ पर 45 एलिज किया जा रहा है कि 45 + 5 50-55 के आसपास की डील हुई है और लेवेंडोव्स्की यहाँ पर अब ऑफिशियली बार्सिलोना का प्लेयर बन चुका है। आई थिंक यहाँ पर बार्सिलोना जो आने वाला टाइम है प्री सीजन है, वीकेंड में लेवेंडोव्स्की बार्सिलोना के पार्ट होने वाले हैं। और ये चीज़ मैं कल पॉडकास्ट में मैं तुमको बता रहा था कि क्योंकि बायर्न को 18 जुलाई इफ आई एम नॉट रॉन्ग वहाँ पर अपनी टीम का प्रेजेंटेशन रखना है, एक ऑफिशियल प्रेजेंटेशन, तो वहाँ पर कोई मतलब ही नहीं बैठता कि लेवेंडोव्स्की बायर्न के किट में उस बायर्न के प्रेजेंटेशन का पार्ट हो सकता है अगर वो बार्सिलोना ज्वाइन कर रहा है तो। और यही चीज़ कहीं ना कहीं यहाँ पर हुई। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में अभी तक है और उसका आंसर मेरे को मिला नहीं है, वो ये है कि बायर्न ने लास्ट मोमेंट तक एक्चुअली में वेट क्यों किया। क्योंकि देखो दो चीज़ें हैं, ना तो वो कन्विंस कर पाए, आई थिंक ना उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश भी नहीं करी कि लेवेंडोव्स्की को रोकने की, और दूसरी चीज़ ये है कि वो जो पैसा डिमांड कर रहे थे उनको एट दी एंड वो भी नहीं मिला। हाँ, ये हो सकता है कि वो ट्राई पूरा कर रहे थे और वो होप कर रहे थे कि बार्सिलोना एक्चुअली में उनके इस पूरे माया जाल से फंस जाए और एक्चुअली में उनको आके 60 मिलियन दे दे, कहते देखो हम तो चूतियाँ हैं, ये लो तुम 60 मिलियन। लेकिन एक्चुअली में वो हुआ नहीं। सही बताऊँ, मेरे को लगता है कि ये बहुत बड़ा प्रो है कि बार्सिलोना ने बायर्न म्यूनिख की एक्चुअली मानी नहीं। लेकिन देखो यार, ये ना डील ना कुछ ऐसे ब्लैक एंड वाइट नहीं है कि ठीक है ये इस डील का प्रो है, ये इस डील का कॉन्स है। लेकिन एक चीज़ पे तो हम सब एग्री कर सकते हैं कि यहाँ पर लेपोर्ता के एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बहुत बड़ा बेट लिया है। तुम कहोगे कि यार ये कैसा स्टेटमेंट हुआ, मतलब लेपोर्ता को अपनी मार्की साइनिंग और स्टेटमेंट साइनिंग मिल गई, ज़ावी को अपना प्लेयर मिल गया, अपना फोकल पॉइंट मिल गया, और बार्सिलोना के फैंस को अपना हीरो मिल गया। मतलब हीरो तो यार अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं होगा क्योंकि सबके लिए कोई हीरो हो सकता है। गावी, उसके बाद पेड्री, उसके बाद अंसू फाटी, अराउओ, तो सभी अपने आप अपने तरीके से हीरो है। लेकिन आई थिंक एक प्रॉपर नंबर 9 जो कि लुइस सुआरेज, द लेजेंड लुइस सुआरेज फॉर बार्सिलोना। और अगर हम बात करें मेसी की तो कंपैरिजन ही नहीं होता वहाँ पर, वो तो बिना नंबर 9 के भी इतने सालों तक बार्सिलोना को कैरी फॉरवर्ड कर रहा था। लेकिन इन दोनों के बाद ही फाइनली यहाँ पर लेवेंडोव्स्की एक ऐसा प्लेयर जो कि साल के कम से कम 50-60 गोल आपको पिछले 3-4 साल से दे रहा है, बैलन डोर जीतने के भाई मतलब लिटरली इतना क्लोज आता है। हाँ ठीक है, मतलब बैलन डोर एक वो नहीं है, बट आज के मॉडर्न फुटबॉल की हम बात करें तो जो अगर हम अटैकर्स की बात करें तो जो गोल्स मार रहा है, जो सक्सेसफुल है, जो पेल रहा है दबा के, वो यहाँ पर बैलन डोर के पोडियम पे आ रहा है। लेकिन अगर बेट की मैं बात कहूँ ना तो यार बेट मेरे लिए इसलिए क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना लेपोर्ता दो तरीके से कर सकता था काम। पहला ये है कि वो धीरे धीरे चीज़ों को बिल्डअप करे, और दूसरा ये है कि वो बार्सिलोना को बहुत ही एग्रेसिवली शॉर्ट टर्म पे लेके जाए। अब तुम कहोगे कि यार नहीं ये तो लॉन्ग टर्म है ना, हमने सीवीसी डील कहाँ साइन करी। देखो यार तुम्हें सही बात बताऊँ तो सीवीसी डील तो साइन करनी ही नहीं थी, वो तो बहुत बेवकूफ़ी वाली बात होती है। उसमें ये ज़्यादा आता नहीं है कि लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, ये सीधा सीधा मैटर करता है कि ठीक है ये डील बहुत ख़राब थी और कहीं ना कहीं उसी के लाइक यहाँ पर लेपोर्ता डील साइन कर रहा है। क्योंकि स्पॉटिफाई की हम बात करें तो स्पॉटिफाई इतनी बेहतरीन डील है, उसके बाद अगर हम बाकी के फाइनेंशियल डील्स की हम बात करें तो वो भी साइन हो रही है, बस बहुत अच्छे टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ। अब यहाँ पे अगर स्लो एंड स्टडी बिल्डअप की हम बात करें ना तो उसके मतलब ये है कि आप एक सुपरस्टार की साइनिंग नहीं लेके आ रहे, आप यहाँ पर एक धीरे धीरे ट्रांसफर मार्केट में एक शैडो मतलब फ्री एजेंट्स को उठा रहे हो, आप अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो, आप थोड़ा थोड़ा अपने रेवेन्यूज़ को बैलेंस कर रहे हो कि आप देखो यार कुल मिला के अगर कोई क्लब आज के टाइम पे चैंपियंस लीग फुटबॉल अगर वो ले रहा है ना हर साल, तो वो फाइनेंशियली काफ़ी हद तक स्टेबल है। और पर्टिकुलरली अगर हम बार्सिलोना की बात करें तो रेवेन्यूज तो ऊपर जाएंगे, जैसे मैंने तुम्हें स्पॉटिफाई की डील बताई, उनके मर्चेंडाइज भाई उनका नाम चलता है। लेकिन यहाँ पर लेपोर्ता ने एग्रेसिव को ज़्यादा प्रेफर किया है और आई थिंक अप्रोच है वो एग्रेसिव की है। सबसे पहले तो उसने यहाँ पर देखो इस हफ्ते की हम बात करें डेम्बेले को रिन्यू किया गया, रफीनिया को लेके आए हैं, लेवेंडोव्स्की को यहाँ पर वो लेके आए हैं, जूल्स कोंटे की साइनिंग में वो आगे बढ़ रहे हैं और शायद से बर्नार्डो सिल्वा को भी वो देख सकते हैं। तो साफ दिख रहा है कि लेपोर्ता की जो थिंकिंग है, देखो यार मैं एट दी एंड तुम्हें पहले बताया हूँ कि ये गलत नहीं है या सही नहीं है, इसको ऐसे नहीं कह सकता कि ये गलत है ये सही है। इट्स जस्ट कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे किसके लिए कौन कैसे सोच रहा है और किसके लिए क्या ज़्यादा मैटर करता है। और अगर हम लेपोर्ता की बात करें तो वो ये समझता है कि इस समय अगर हम एग्रेसिवली अप्रोच करेंगे तो बार्सिलोना का जो स्टार्टअप है सबसे पहले तो उसको मेंटेन करा, जो कि पिछले काफ़ी टाइम से थोड़ा सा
थोड़ा सा कम भी हो रहा था अगर हम स्पोर्टिंग की बात करें, चाहे हम बार्टोमेओ के मिस हैंडलिंग की बात करें। उसके बाद यहाँ पर वो यही चीज़ भी मानता है कि जावी को सारी चीज़ें मिलनी चाहिए जो कि उसको चैंपियंस लीग और वापस से ला लीगा वालीगा टाइटल्स के लिए ऊपर आने हैं, और जितनी टीम आपकी स्ट्रांग होगी उतने ज़्यादा चांसेस है कि आपकी टीम सक्सेसफुल होगी। टीम सक्सेसफुल होगी तो यानी कि रेवेन्यूज अपने आप ऊपर जाएंगे। तो लेपोर्ता यहाँ पर कुल मिला के टोटली एग्रेसिव है। एक चीज़ मैं तुमको पहले बताया था, इससे पहले कमेंट सेक्शन में तुम ये कहो कि जलता है साला, ये है वो गांड लेना। आई थिंक अपने जो फैन बेस है ना, लेपोर्ता को पता है कि देखो यार वो पॉलिटिशियन है, उसको पता है कैसे खेलना होता है, और उसको ये भी पता है कि बार्सा का फैन बेस पिछले अगर कुछ टाइम की हम बात करें तो बार्टोमेओ, मेसी का एग्जिट, लुइस सुआरेज का एग्जिट, फिर नेमार टू पीएसजी, इन सबसे इतना उग चुका है कि अब उनके पास पेशेंस बिल्कुल कम है, पेशेंस है ही नहीं। तो वहां पर उसको पता है कि स्टेटमेंट साइन नहीं देके एक्चुअली में अपने फैन बेस को अपने पीछे कैसे लेके आना है। बाकी आई थिंक ये बहुत ही बढ़िया डील है। लाइक लिटरली लेवेंडोव्स्की इन ला लीगा इज समथिंग। भाई ला लीगा को एक लेवल ऊपर, लेवेंडोव्स्की बेंजेमा की हमको राइवलरी देखने को मिलने वाली है। एल क्लासिको एक नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। काश एम्बापे एम्पेटीएम ना बनता तो यार रियल मैड्रिड की भी अपनी चौड़ होती। बट ठीक है यार, रियल मैड्रिड ने जो डील बनाई, जो टीम बनाई है, वो भी अपने आप में एक बहुत स्पेशल है। भाई आज भी मैं तो सही बताऊँ तो चैंपियन लीग का वो रन देखता रहता हूँ जो कि हमने पिछले सीजन कंप्लीट किया है, जो कि मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम में कोई टीम ऐसा कर सकती है। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की, और ये लेवेंडोव्स्की वाली स्टोरी ना अपने से बड़ी स्टोरी को अनलॉक कर सकती है। और हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की। अगर यार आप इस फुटबॉल डेली के एपिसोड्स के एक एक्टिव व्यूअर हो, एक एक्टिव वॉच करते हो इसको, तो आपको पता होगा कि अपन एक थ्योरी पर डिस्कस करें लगातार, और वो है कि मैं इस समय दो ही पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करता हूँ और यहाँ पर मानता हूँ कि एट द एंड रिजल्ट इन दोनों में से किसी एक में होगा। या तो रोनाल्डो मैनचेस्टर में स्टे करेगा, या फिर रोनाल्डो एक्चुअली में बायर्न म्यूनिख चला जाएगा। और यहीं पर ही कल वही चीज़ एग्जैक्टली हुई जो कि मैं थोड़ा सा प्रेडिक्ट कर रहा था और थ्योरी मेरी उस तरीके से मान रही थी। सबसे पहले यहाँ पर ये चीज़ बताई गई है कि बायर्न म्यूनिख अब कहीं ना कहीं अपना स्टैंड पलटती हुई देख सकती है। यानी कि उनका जो स्टैंड था वो एक फ्लॉ था, वो एक टोटली फ्लॉ था। अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि जो मैं बोल रहा हूँ वो बिल्कुल 100% रिलायबल है। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि आई थिंक अगर हम स्टोरीज की बात करें तो आने वाले टाइम में ये स्टोरी इसी तरीके से बिल्डअप करने वाली है। सबसे पहले तो ये चीज़ बताया गया कि बायर्न अपने स्टैंड को बिल्कुल शिफ्ट कर रही है। ओलिवर कान की हम बात करें तो वो यहाँ पर मैनचेस्टर को कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, और इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जॉर्ज मेंडेस ने इनडायरेक्टली यूनाइटेड को ये बता दिया है कि बायर्न म्यूनिख 12 मिलियन का ऑफर यहाँ पर डाल सकती है फॉर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और ये चीज़ हो सकती है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पर कुछ इंडिविजुअल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर सीनियर प्लेयर की हम बात करें तो देखो लेवेंडोव्स्की तो वहाँ से चला गया, लेकिन मैनुअल नॉयर वहाँ पर अभी भी है। उसके बाद यहाँ पर किमिच है, उसके बाद थॉमस मुलर है, और पर्टिकुलरली मुलर के रिगार्डिंग बताया गया कि ही इज़ द वन जो कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के रिगार्डिंग चाहता है कि बायर्न उस प्लेयर को लेके आए। और सबसे बड़ी चीज़, क्योंकि चेल्सी वाली डील में ये सिर्फ सामने आई है, तो बायर्न की अगर हम बात करें यहाँ पर जूलियन नागल्समैन ने इस डील को ग्रीन लाइट दी है कि अगर बायर्न चाहे, अगर बायर्न अपना फाइनेंशियल प्रोजेक्ट को ठीक कर सकती है तो वो यहाँ पर लेवेंडोव्स्की के बाद अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो को रिक्रूट कर सकते हैं। एंड दिस इज गोइंग टू बी वन हेल ऑफ अ राइड। क्योंकि देखो यार यहाँ पर मामला बहुत गड़बड़ा जाता है यूनाइटेड के लिए, क्योंकि सारी देखो पता है, तुम सारी पॉसिबिलिटीज को एक बार हटा दो, ऐसे पता नहीं कितने क्लब्स होंगे जिस पे हमने डिस्कशन कर लिया है। चेल्सी हो गया, रियल मैड्रिड हो गया, बार्सिलोना हो गया, एथलेटिको मैड्रिड हो गया, स्पोर्टिंग हो गया, रोमा हो गया, पता नहीं कितने। लेकिन एक ऐसा क्लब जिसके सामने यूनाइटेड का केस एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा फीका पड़ जाता है रोनाल्डो को वापस से रिटेन करने में, और वो एक ही क्लब था, वो था बायर्न म्यूनिख। और शायद से डील उसी के अराउंड घूम सकती है। बाकी अभी भी आई थिंक मैनचेस्टर का जो स्टैंड है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। जो बायर्न का जो पब्लिक में स्टैंड है वो भी चेंज नहीं हुआ है कि हम रोनाल्डो को साइन नहीं कर सकते। लेकिन अगर अंदर की बात करें तो यहाँ पर कुछ खिचड़ी पक सकती है। और देखो यार ऐसा भी हो सकता है कि ये चीज़ एक वॉलेटाइल हो, ये चीज़ बहुत जल्दी, जितनी जल्दी ऊपर उठिए बैठ भी जाए, क्योंकि लेवेंडोव्स्की की साइनिंग जस्ट यहाँ पर बार्सिलोना ने करी है, तो कुछ भी हो सकता है यार। लेकिन आने वाले टाइम में एक चीज़ तो कंफर्म है कि अब जो मामला है वो बायर्न और मैनचेस्टर यूनाइटेड के बीच में ही फंसा रहेगा। भाई अभी भी अच्छे दिन अभी आए नहीं है यूनाइटेड के। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं थोड़ी सी मैनचेस्टर यूनाइटेड की। यहाँ पर 2 प्लेयर की साइनिंग हमने कर रही है। लाइक सही बताऊँ तो फैंस ने काफ़ी अपसेट थे जिस तरीके से वो एक्सपेक्ट कर रहे थे इतने डिजास्टर्स सीजन के बाद। यूनाइटेड ने उस तरीके से अपना किक स्टार्ट करा नहीं था, लेकिन आई एम हैप्पी कि ठीक है, तो ग्लेजर्स है तो चूतिया, लेकिन ठीक है, एरिक टेन हैग को उसकी प्रिफर्ड साइनिंग यहाँ पर दी जा रही है। चाहे हम डिफेंस की हम बात करें तो मलासिया को लिया है, लिसांद्रो मार्टिनेज को हम लिया है, और यहाँ पर अगर हम लेटेस्ट साइनिंग की बात करें तो क्रिश्चियन एरिक्सन हमारा लेटेस्ट प्लेयर है। एरिक्सन की बात बताऊँ तो सबसे पहले तो एक एजेंडा है कि अगर कोई प्लेयर यूनाइटेड के लिए साइन कर ले तो वो गुड इनफ नहीं है।
अब यहाँ पर पहले तो शुरुआत में ये बताया गया कि एरिक्सन नहीं एरिक्सन तो कोई फायदा ही नहीं है एरिक्सन। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि एरिक्सन ने एक्चुअली में बैक स्टैप किया ब्रेंटफोर्ड को, एक ऐसे क्लब को जिसने उसको मौका दिया है। आई थिंक ये बहुत ही वेग सा खोखला सा स्टेटमेंट है कि वो ब्रेंटफोर्ड को धोखा दे रहा है। भाई इसमें धोखे देने वाली कोई बात नहीं है। जब वो ब्रेंटफोर्ड का प्लेयर था उसने सारा एफर्ट डाला है, 100% दिया है अपना, और यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रहा है। ठीक है यूनाइटेड के पास फुटबॉल नहीं है, बट वो मैनचेस्टर यूनाइटेड है भाई। मैनचेस्टर यूनाइटेड के आप रेवेन्यू की बात करें, मैनचेस्टर यूनाइटेड के आप स्टारडम की बात करें, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर हम वर्ल्ड की हम बात करें तो यहाँ पर एक रिपोर्ट भी बता रही थी कि मैनचेस्टर यूनाइटेड एक्चुअली में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर क्लब है, शायद से बार्सिलोना रियल मैड्रिड के ऊपर भी जा सकता है अगर सोशल मीडिया प्रेजेंस की हम बात करें, चाहे हम एशिया की बात करें चाहे वैसे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास वो पुल है। इट्स जस्ट कि अगर उनके ऑन गोइंग ऑन पिच सक्सेस की बात करें तो वो सर एलेक्स फर्गसन के बाद लगातार नीचे जाती जा रही है, और यहाँ से लाइक लेट्स होप कि एरिक टेन हैग इसको ऊपर लेके जाए। लेकिन क्रिस्टियन एरिक्सन अगर टैक्टिकली मैं बोलूँ ना, ही इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। लाइक उस कैलिबर का बंदा इस टेक्निक के साथ हमको काफ़ी टाइम तक चाहिए था। एक ऐसा बंदा जो कि सबसे पहली बात तो वर्सेटाइल है, काफ़ी पोजीशंस में खेल सकता है, काफ़ी बिल्डअप में हमको हेल्प कर सकता है। एक ऐसा बंदा जो कि ब्रूनो फर्नांडिस को भी एक्चुअली में कंपटीशन दे सकता है। आप में से काफ़ी लोग कहोगे कि यार ब्रूनो तो स्टार प्लेयर है। देखो यार वो स्टार प्लेयर है, वो एक लीडर है हमारे टीम का, लेकिन जो लीडर होता है ना, कभी कभार एक लीडर और एक इतने इंपॉर्टेंट पीस को भी जब उसकी खराब परफॉर्मेंस जो कि हमने देखी थी पिछले सीजन, ऐसे में होता है कि यार उसको भी कंपटीशन देना चाहिए था। पिछले सीजन हमारे पास था ही नहीं, एटलीस्ट दिस सीजन वी हैव क्रिस्टियन एरिक्सन, और एरिक्सन उसको कंपटीशन दे सकता है। एरिक्सन मेरे को लगता है वो जब कल के मैच में मिस कर रहे थे ना कि यार ये जो डेड लॉक को कैसे तोड़े, क्रिएटिविटी से तोड़े, वो यहाँ पर क्रिस्टियन एरिक्सन एक्चुअली में इस चीज़ को सॉल्व कर सकता है। पर्टिकुलरली मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि एक तो फ्री एजेंट साइनिंग है और ऊपर से ज़्यादा कोई डिमांड भी नहीं कर रहा है, एंड क्रिस्टियन एरिक्सन एक्चुअली इज़ अ प्रीमियर लीग प्रूवन प्लेयर। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं थोड़ी सी लिसांद्रो मार्टिनेज की। तो भाई मार्टिनेज की भी हेयर वी गो हो चुका है, और मार्टिनेज इज ऑल्सो अ मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर। मैं मार्टिनेज के साथ एक्सपेक्टेड है कि वो यहाँ पर हमको प्री सीजन में ज्वाइन करेगा। अच्छा है भाई, जिस तरीके से देखो एक चीज़ तो कंफर्म हो गई है मेरे को कि मैग्वायर और लिंडलॉफ ये साथ में काम नहीं कर सकते एरिक टेन हैग के सिस्टम में, क्योंकि दोनों ही बहुत स्लो हैं। और अगर उसको हाई डिफेंसिव लाइन खिलानी है, जो कि हमको दोनों मैच में दिख गया है कि प्री सीजन के कि टेन हैग हाई डिफेंसिव लाइन खिलाई गई, तो वहाँ पर तो भाई मेरे को लगता ही नहीं है कि मैग्वायर और लिंडलॉफ चल सकते हैं। टू बी ऑनेस्ट विद यू, मैग्वायर इज गुड, लेकिन लिसांद्रो मार्टिनेज तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक पीस है इस डिफेंस के पजल का। वो मेरे को लगता है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी डिलीवरी, उसकी पोजिशनिंग, उसकी पेस, उसका एग्रेसिवनेस, उसकी डिसीजन मेकिंग सब टॉप नॉच है। और यहाँ पर लिसांद्रो मार्टिनेज की डील यहाँ पर यूनाइटेड ने सीज कर लिया काफ़ी टाइम के अंदर, तो वो मेरे को लगता है काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव चीज़ है। एट दी एंड मेरे को लगता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड अब फ्रैंकी डियोंग और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये दो चीज़ें, हाँ एक अटैकर का भी था, लेकिन मेरे को लगता है कि अगर रोनाल्डो यहाँ पर अगर छोड़ता है तो यूनाइटेड एक्सप्लोर कर सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि रोनाल्डो के जाने के बाद यूनाइटेड बिल्कुल जाएगी कि हमको अटैकर की साइनिंग करनी है, या फिर एंटनी के साइन करने के चांसेस है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। मैं बस ये कह रहा हूँ कि वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एक्चुअली में अगर रोनाल्डो छोड़ के भी जाए तब भी यूनाइटेड एक्चुअली में कोई साइनिंग ना करे और रैशफोर्ड, मार्शियल और जेडन सैंचो के ट्रायो पे ही बेट कर सकती है, जो कि आई थिंक रोनाल्डो के कंपैरिजन में तो बेकार है। लेकिन अगर रोनाल्डो का आप इक्वेशन से हटाओ तो भी उसके रिगार्डिंग भी काफ़ी ज़्यादा सही है। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं अपने लास्ट अपडेट की, जो कि आती है जोस कोंडे से। और यहाँ पर चेल्सी वापस से जो अपना इंटरेस्ट थी वो यहाँ पर रीइग्नाइट कर रही है, और अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स जोस कोंडे के लिए चेल्सी 60 मिलियन का बिड यहाँ पर आने वाले टाइम में डाल सकती है। अभी कन्फ्यूजन था कि कुलीबाली को साइन करने के बाद अब चेल्सी का जो नेक्स्ट सेंटर बैक का टारगेट है वो कौन होने वाला है, क्या वो जूल्स कोंडे है या फिर क्या वो एक्चुअली में किम्पेम्बे है। अब किम्पेम्बे के रिगार्डिंग यहाँ पर पीएसजी का स्टैंड है वो थोड़ा सा मतलब कह सकते हो कि अनप्रेडिक्टेबल है, जहाँ पर अभी तक ये भी नहीं पता कि किम्पेम्बे की जो खुद पर्सनल एम्बिशन है वो क्या है, कि पीएसजी को छोड़ना चाहता है, नहीं चाहता है, और अगर छोड़ना चाहता है तो कितने ऑप्शंस उसके बाद है। क्योंकि देखो यूवेंटस की हम बात करें तो यूवेंटस डिलीट बायर्न को देगी तो यूवेंटस भी इस रेस में एंटर कर सकती है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम लॉन्ग उसकी इंटरेस्ट की बात करें, सबको पता है पिछले सीजन से लेकर अब तक हमेशा, अभी बार्सिलोना अब रेस में एंटर करिए, लेकिन अब तक हमको यही बताया गया था कि जोस कोंडे का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर चेल्सी का ही है। लेकिन इस रेस में जैसे ही बार्सिलोना एंटर करी, ये डील एक बार फिर से बार्सिलोना की होती हुई दिख रही है। अब यहाँ पर बार्सिलोना वेट करेगी कि कब सेकेंड जो इकोनॉमिक लेवर है वो यहाँ पर एक्टिवेट किया जाए,
और तब तक जो उन्होंने रफीनिया के साथ करा वो यहाँ पर वो जोस कोंटे के साथ अप्रोच निभा रहे हैं कि ठीक है उसको थोड़ा सा लटका कर रखो, उसको कहो कि तू वेट कर, हम तेरे लिए बिल्ड करेंगे। रफीनिया के साथ भी करा था, सक्सेसफुल हो गए, वहाँ पर भी चेल्सी को हराया था, और यहाँ पर भी कहीं ना कहीं जोस कोंटे को ऐसे वेट करवा के चेल्सी को ही हरा सकते हैं। सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर ये है, वैसे अभी कंफर्म कह नहीं सकते, मतलब ये तो देखो हमको पता है कि जोस कोंटे बार्सिलोना को प्रेफर करता है, लेकिन अब ये भी नहीं पता कि हमको एक्चुअली में वो चेल्सी जाना ही नहीं चाहेगा या फिर नहीं, क्योंकि चेल्सी के पास ऑप्शन तो है, वो अगर जल्दी से बिल्ड कर दें और सभी के साथ एक वर्बल एग्रीमेंट ले लें, और अगर जोस कोंटे का जो स्टैंड है वो थोड़ा सा भी डगमगा गया तो यहाँ पर चेल्सी ये डील लेके जा सकती है। हाउएवर आई स्टिल बिलीव कि बार्सिलोना को पता है व्हाट दे आर डूइंग, एंड आई थिंक उनको पता है कि जोस कोंटे इस पूरे प्रोजेक्ट का एक बहुत बड़ा पार्ट है। और जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी कहा था कि जोस कोंटे एक सस्टेनेबिलिटी को भी देखता है, एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट का भी बहुत बड़ा हिस्सा हो सकता है अगर बार्सिलोना उसको लेके आती है। बाकी देखना पड़ेगा कि किस तरीके से यहाँ पे दोनों क्लब अप्रोच निभाते हैं और जोस कोंटे एक्चुअली में किसको ज्यादा प्रेफरेंस देता है और कितना स्टैंड उसका एक्चुअली में स्ट्रांग है। बाकी दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड गाइस, आई होप आपको एपिसोड पसंद आया। एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पे मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।